फ्रेंड्स, क्या हालचाल। मैं हूँ पीयूष, आपका सारथी, और आप लोग देख रहे हैं वीलो। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज जानते हैं, आप लोग थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी का बिहार बोर्ड जो आपका चैप्टर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर में एक हमारा है चैप्टर बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। तो उसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। और पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर हैं, जो आपको कहीं पर भी यूट्यूब में मिल जाएंगे। चलिए, तो आप लोग उसको कहीं से भी यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसे मैं पढ़ाऊँगा नहीं, हम लोग सिर्फ जो बिहार बेस्ड सिलेबस है उसको हम लोग तुरंत कवर अप करेंगे। जल्दी से वन शॉट रिवीजन में हम आपको दे रहे हैं ज्योग्राफी का बेहतरीन सा लेक्चर बिहार एग्रीकल्चर में, ठीक है। चले और आगे चलते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि नोट्स आखिर कहाँ मिलेंगे। तो नोट्स आपको जैसा कि पता है, नोट्स अब आपको वेबसाइट पर नहीं, आपको डायरेक्ट ऐप पर मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? ऐप पर। कहाँ मिलेंगे? ऐप पर। तो ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है सर? तो ऐप आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, जहाँ पर लिखा होगा गेट नोट्स में। क्या लिखा होगा? गेट नोट्स। वहाँ पर आपको लिंक दिया होगा, क्या? ऐप का लिंक। तो वहाँ से आप लोग वीलो एजुकेशन ऐप का डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आप लोग को बेहतरीन सा सुविधाएं मिलती है वहाँ पर। चलिए, मैं आपको ऐप के कुछ फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या उसके फंक्शन है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। चलिए फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वीलो एजुकेशन में पहुँचते हैं, जहाँ पर हमको दिखती है वीलो एजुकेशन वाली ये सारी चीज़ें। यूट्यूब में आप लोग जा सकते हैं और यहीं पर आप लोग सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सारे वीडियो को यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग नोट्स ले सकते हैं यहाँ से, जैसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूट्यूब में जाके हम लोग अपनी अपने वाली सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। बात हो गई क्लियर। चलिए, तो हम लोग ऐप में क्या क्या कर सकते हैं? एक तो नोट्स ले सकते हैं, और वहीं पर हम लोग वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। चले, तो आपको ऐप पर वीडियो मिल जाएंगी बहुत बेहतरीन तरीके से, और ऐप पर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया होगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार में एग्रीकल्चर किस प्रकार होती है और क्या क्या होती है, खेती बाड़ी, उनके बारे में जानने वाले हैं। बिहार बहुत ही इम्पोर्टेंट सारा स्टेट है, जहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती है, उसके बारे में जानेंगे। और सारी वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जानेंगे। वाइल्ड लाइफ यानी कि वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे हम लोग बचा सकते हैं उसको, और भी बहुत कुछ है। और इसमें वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर क्या क्या है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, जहाँ 80% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, यानी कि खेती पर 80% से भी ज़्यादा लोग बिहार में मतलब क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट हैं, उन पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चलो, 4 क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 4 क्रॉप्स ग्रोन होते हैं। कौन कौन? बधाई, अगहनी, रबी और गर्मा। हमारे स्टेट में, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कौन स्टेट में रहते हैं, बिहार में। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, बधाई, अगहनी, रबी और गर्मा, इसके बारे में बहुत सारा ढेरों चीज़ें मिलती है। चलिए, तो सारे करके एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बधाई के बारे में जानते हैं, क्या कि बधाई होती क्या है। तो ये जो स्टार्ट होती है, ये अगस्त से सितंबर तक होती है, यानी कि अगस्त में स्टार्ट होगी और सितंबर में इसकी फसल का हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। हार्वेस्ट होने शुरू हो जाएंगे कब? सितंबर में, ठीक है। इन एडिशन टू बधाई, पैडी, मतलब बधाई में क्या क्या होता है? पैडी होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, कॉर्न होता है, जूट, वेजिटेबल्स आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। और इसमें क्या होता है? वेजिटेबल्स भी कुछ कुछ आते हैं, ठीक है। जैसे कि बधाई में, जैसे आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर किसकी हो रही है खेती, तो आप लोग को पता चल रहा है यहाँ पर ज्वार की खेती
हो रही है। किसकी हो रही है? ज्वार की। ठीक है, चलिए अगहनी की बात करें कि अगहनी क्या होता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है बिहार के इलाके में। अगर जो जो लोग रहते हैं वो लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सा ये क्रॉप है। कौन क्रॉप है भाई? तो ये क्रॉप, दिस क्रॉप इज़ प्लांटेड फ्रॉम मिड जून टू अगस्त। ये कहाँ पैदा होती है? तो ये मिड जून में बोई जाती है और अगस्त में हार्वेस्टिंग शुरू कर दी जाती है। सॉरी, मिड जून से अगस्त में वहाँ पर बोई जाती है और नवंबर से दिसंबर में इनकी कटाई हो रही होती है। ठीक है, यानी कि अभी अगर हम लोग देखें, अभी जनवरी का माहौल चल रहा है, जो भी अभी देख रहे होंगे उनकी जनवरी की माहौल चल रही है, तो जनवरी के पहले 1 महीना पहले वहाँ पर दिसंबर की खेती होती है। ठीक है, आगे चलते तो यहाँ पर भी पेड़ी, ज्वार, बाजरा, अरहर, शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द बिहार। ठीक है, क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा कौन सा सेक्शन होता है? तो सबसे अगहनी जो होता है वो कहते हैं। जैसे कि शुगर केन, हाँ ये शुगर केन भी बोई जाती है इस टाइम। और दाल, फिर यहाँ पर पैडी हो गया, धान जिसको बोलते हैं पैडी को क्या बोलते हैं? धान। तो धान भी की यहाँ पर भी खेती होती है। ठीक है, आगे चलते तो रबी की बात करें तो रबी क्या है? द क्रॉप विच इज़ प्लांटेड इन द मिडिल ऑफ अक्टूबर और नवंबर के बीच में ये क्रॉप प्लांट हो जाती है, यानी कि बोई जाती है। और ये हार्वेस्ट होने लगती है कब? अप्रैल में यानी कि होली के बाद ये हार्वेस्ट होती है। ठीक है, होली के लगभग में। वीट, बार्ली, पल्सेस, ऑयल सीड्स आर द स्पेशल प्रोडक्ट ऑफ दिस क्रॉप। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये ऑयल सीड्स के नतीजे हैं। ठीक है, क्या है? ऑयल सीड्स हैं ये। ठीक, आगे चलते हैं। गर्मा की बात करें तो रबी में क्या क्या हम लोग ने पढ़ा? रबी में दाल उगाई जाती है, तेलहन उगाई जाती है जिसको हम लोग तेलहन बोलते हैं। बार्ली भी होता है, गेहूं होता है। ये सबको हम कब बोते हैं? रबी में। रबी कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर में। और हार्वेस्ट कब होती है? अप्रैल में। ठीक है, आगे चलते हैं तो गर्मा की बात करें तो गर्मा क्या है हमारा? ये क्रॉप जो है ये समर सीजन में बोई जाती है, यानी कि अप्रैल के ठीक बाद में क्या होता है? इरिगेशन प्रॉपर सिस्टम होता है, यानी कि अप्रैल के बाद जून जुलाई का महीना आता है जिसमें वहाँ पर पानी ठीक ठाक होता है। उसके बाद सोयल जो होती है वो मॉइस्ट, अपनी वाटर रिसोर्सेज के चलते मॉइस्ट होने शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे है हम लोग का गर्मा, पैडी एंड समर वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दिस क्रॉप। क्या हो रहा है यहाँ पर कि गर्मा में भी धान उगाई जाती है। और समर वेजिटेबल्स की बात करें तो भिंडी, पटल और भी यहाँ पर परवल की बात है, यहाँ पर बैगन की बात है, तो ये सब ब्रिंजल की बात है। तो यहाँ पर गर्मा की शुरुआत होती है। ठीक है, चले आगे चले तो नेक्स्ट है हमारा कि अच्छा फूड क्रॉप्स क्या होते हैं? मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया। फूड क्रॉप्स कौन सा है? इंडिया है ना, तो यहाँ पर इंडिया बोलो या फिर बिहार, बात एक ही होनी चाहिए। ठीक है, बिहार बोलो, इंडिया बोलो, बात एक ही होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करें कि फूड क्रॉप्स कौन सा होता है। तो फूड क्रॉप जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले, वीट हो गया हमारा, फिर बाजरा हो गया, ये सब हमारा क्या है? फूड क्रॉप्स है जो बिहार में उगाई जाती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग का बात करते हैं पैडी बोले तो धान, ठीक है, चलिए धान की शुरुआत होती है कब? ये मैं आपको बता देता हूँ। धान जिसको हम लोग चावल में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पैडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप। धान जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप है जो सिर्फ ह्यूमन लोग के लिए नहीं, बिहार में हमारी गायों के लिए यानी कि काउस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, इट इज़ कल्टिवेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द स्टेट। और ये जो होती है ना, सारी स्टेट्स के हर पार्ट्स में ये कल्टिवेट होनी शुरू हो जाती है। आगे चलते द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ वीट इन वेस्ट चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद रोहतास में भी इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है। ठीक है, आगे चले तो वेस्ट चंपारण इज़ द फर्स्ट प्लेस वाइल रोहतास एंड औरंगाबाद आर इन द सेकेंड एंड थर्ड प्लेस रेस्पेक्टिवली। जो आपका वेस्ट चंपारण था जहाँ पर गांधी जी भी गए थे, वेस्ट चंपारण था वो फर्स्ट प्लेस था जहाँ पर हमारी धान की खेती होती है। ठीक है, उसके बाद रोहतास होती है, उसके बाद औरंगाबाद। ठीक है, और हमारा तीसरा पर आता है औरंगाबाद। ठीक है, धान कैसा होता है तो आप लोग देख सकते हैं धान की खेती को। ठीक है, चले आगे चले तो नेक्स्ट है हमारा वीट की बात होती है। तो वीट क्या है? वीट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप आफ्टर पैडी among the food crops। रोहतास डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन वीट प्रोडक्शन। उसके बाद पैडी के बाद हमारी वीट होती है। वीट को जैसे हम लोग बोलते हैं
गेहूँ, क्या बोलते हैं, गेहूँ। ठीक, बात होती है गेहूँ की। रोहतास डिस्ट्रिक्ट रैंक करती है फर्स्ट इन वीट प्रोडक्शन। वीट का प्रोडक्शन के लिए रोहतास बहुत मेनली इम्पोर्टेंट रखती है, रोहतास। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। तो मेज़, मेज़ की बात करें तो मेज़ एक भुट्टी है, भुट्टा, जिसको हम लोग भुट्टा भी बोलते हैं भाई, है ना, भुट्टा बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में। चलिए, भुट्टा, इट इज़ द थर्ड मेन फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ बिहार, और बिहार का ये चौथा, क्या सॉरी, तीसरा हमारा फूड ग्रेन क्रॉप है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन ऑल द 4 क्रॉप्स ऑफ भदाई, अगहनी, रबी एंड गर्मा, और ये हमारी चारों फसलें में आती है। भुट्टा जो होती है वो कभी भी उगाई जा सकती है। ठीक है, दी हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज़ इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जैसे कि आप लोग जानते हैं बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें एक हमारी डिस्ट्रिक्ट है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, जिसको फॉलोड बाय समस्तीपुर, बेगूसराय एंड सेकेंड एंड थर्ड प्लेस रेस्पेक्टिवली। जो हमारी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है उसमें भुट्टा सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, यानी कि भुट्टा बोले तो मेज, मेज उगाई जाती है। उसके बाद हमारी समस्तीपुर और बेगूसराय आती है। आप लोगों ने नाम तो ज़रूर सुना होगा ये सब का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कोर्स सीरियल्स की। कोर्स सीरियल्स की बात करें तो मोटे दाने वाले, मोटे दाने वाले, है ना, मोटे दाने वाले। ठीक है, महुआ, मिलेट, ज्वार, बाजरा आर इंक्लूडेड इन कोर्स सीरियल्स। तो महुआ जो होती है हमारी, मिलेट होती है, ज्वार होती है, बाजरा होती है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, सारी कोर्स सीरियल्स में आती हैं, क्योंकि ये सब मोटे दाने को होते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं आप लोग, ये पिक्चर जो है ये आपको महुआ का दिखा रही है। ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो होती है वो फर्स्ट प्लेस पर आती है किसका प्रोडक्शन में, कोर्स ग्रेन की, कोर्स ग्रेन की। अच्छा, किशनगंज जो है वो सेकंड प्लेस पर आती है, किशनगंज, किशनगंज में ये सब मोटा दाने वाले जो फूड क्रॉप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स को, जैसे कि आप लोग को पता है, जो हम लोग को जो सीड्स हम लोग को तेल देते हैं ना, जैसे कि मस्टर्ड हो गए, तीसी हो गए, सनफ्लावर हो गए, रेडी सीसम, ग्राउंड नट आर द मेन ऑयल सीड क्रॉप्स। जैसे कि बात करें तीसी, तीसी ने आप लोग को तो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मस्टर्ड बोले तो मस्टर्ड क्या होता है आप लोग का, ये सरसों, सरसों है ना। उसके बाद होता है आपका शीशम का, ग्राउंड नट का, और वेस्ट चंपारण जो है फोर फ्रंट है ऑयल सीड प्रोडक्शन का। ऑयल सीड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चंपारण में ही होता है। ठीक है, कौन सा चंपारण, नॉर्थ चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट चंपारण में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है हमारे पल्स की बातें। तो पल्सेस में क्या होती है, पल्सेस की बात करें तो हर आदमी ने पल्स देखा है। पल्सेस, जिसको पल्स बोलो, पल्सेस बोलो, यानी कि पल्सेस बोले तो दाल, पल्सेस बोले तो दाल, गरम, मसूर, खेसारी, पीस, मूंग, अरहर, उड़द, कुर्थी और द मेन पल्स क्रॉप्स इन बिहार, यानी कि ग्राम दाल, फिर मसूर दाल, खेसारी दाल, पीस दाल, मूंग दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, कुर्थी दाल, ये सब सारी पल्स होती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मसूर और खेसारी, पीस एंड हॉट मूंग आर रबी पल्सेस, जिसमें से मसूर और खेसारी और पीस जो होती है ये सब रबी पल्सेस होती हैं। उसके बाद अरहर एंड मूंग आर खरीफ क्रॉप्स, उसके बाद अरहर और मूंग जो होती है वो खरीफ क्रॉप्स होती है। पटना रैंक करती है कहाँ, फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ग्राम एंड पल्सेस एंड औरंगाबाद एंड कैमूर एट सेकेंड एंड थर्ड प्लेस रेस्पेक्टिवली। पटना रैंक करती है, पटना फर्स्ट आती है किस पर, पल्स को प्रोडक्शन करने में। ठीक है, चलिए पटना तो नाम आया, पटना फर्स्ट होती है पल्स में। ठीक है, दाल को प्रोडक्शन करने में। ठीक है, चले आगे चले। तो आगे हम लोग बात करेंगे कॉमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि जो हमारी खरीद बिक्री में काम आती है, खाते भी हैं उसे और बेचते भी हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स। चलिए, शुगर केन, सबसे पहला हमारा शुगर केन क्रॉप जो है वो आता है काम में, है ना, शुगर केन क्रॉप ये आता है काम में। ठीक है, फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन एग्जिस्ट
for sugarcane cultivation in our state, yet is mainly cultivated in the नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में शुगर केन सबसे ज़्यादा होता है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, बिहार का नॉर्थ वेस्ट पार्ट में शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चले तो वेस्ट चंपारण रैंक्स फर्स्ट, और इसमें भी वेस्ट चंपारण रैंक करता है फर्स्ट में शुगर केन का। उसके बाद गोपालगंज है हमारा, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। द पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज़ वेरी लो हेयर, है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम होती है शुगर केन। सबसे ज़्यादा बिहार में शुगर केन को नहीं बोया जाता है, दूसरा जगह में बोया जाता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट है हमारा जूट की बात करें तो जूट क्या है, तो जूट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो बिहार के जूट में नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ रीजन विथ हाई रेनफॉल एंड विच इज़ सूटेबल फॉर जूट प्रोडक्शन। जो हमारी रेनफॉल की काफ़ी रीजन होती है, हाई रेनफॉल में होती है, इसके कारण से जो सुइटेबल फॉर जूट प्रोडक्शन 8%, यानी कि 8% ऑफ द कंट्रीज जूट प्रोडक्शन इज़ इन बिहार। और 8% जो होती है कंट्री का जूट वो बिहार ही प्रदान करती है। बिहार रैंक्स थर्ड आफ्टर वेस्ट बंगाल एंड असम। सबसे पहले वेस्ट बंगाल आती है, उसके बाद असम आती है, उसके बाद हमारी बिहार आती है जूट को प्रोड्यूस करने में। जूट को सब देखे होंगे, जूट बैग भी आती है, जूट थैली भी आती है, सब आप लोग देखे होंगे। ठीक है, चलिए टोबैको की बात करें तो टोबैको भी हमारी बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। ठीक है, तो टोबैको बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है हमारी। बिहार रैंक 6th इन इंडिया इन टोबैको प्रोडक्शन। दियारा रीजन ऑफ गंगा इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर इट्स कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन में दियारा रीजन बहुत इंपॉर्टेंट गंगा का रीजन होता है टोबैको को उगाने का। ठीक है, आगे चले तो आगे हम लोग बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, स्पेसिस के बारे में। वेजिटेबल्स की यहाँ पर क्या कहानी है कि वेजिटेबल मतलब होता है क्या, सब्जी। फ्रूट मतलब क्या होता है, फल। और स्पाइसेस मतलब मसाले। क्या होता है, मसाले। कौन मसाले, जो लकड़ी में जलाते हैं? नहीं सर, वो वाले मसाले नहीं। हम लोग के मसाले होते हैं स्पाइसेस, जिसे कहते हैं गरम मसाला, और भी बहुत बहुत मसाला आती है। ठीक है, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। पोटैटो, ऑनियन, ओकरा, पैरर, गॉड, स्पैनिच, रेड ग्रीन्स, कॉपिया, कॉलीफ्लावर, पटल, cabbage etc. are cultivated under vegetables in Bihar. We know that vegetables are most important in our Bihar because there are suitable conditions for grown in vegetables, है ना। okay, among these potato is not only the most important vegetable but also an important food item. It is cultivated in almost all the districts of Bihar. क्या बात हो रही है यहाँ पर, एक बार जरा से इसमें गौर फरमाइएगा कि इसमें पोटैटो जो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल नहीं है, लेकिन सारी इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल हैं। ठीक है, और जो हमारी पोटैटो होती है, जिसको हम लोग आलू भी बोलते हैं, पोटैटो, ये हमारी बिहार में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे चले तो नेक्स्ट है हमारी चिली। चिली की अगर बात करें तो चिली मतलब होता है मिर्च। ये तो सभी बच्चे को पता होगा, 10 में आ चुके हैं आप लोग, तो इतनी बातें तो आप लोग को ख्याल रखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए तो चिल्ली इज़ कल्टिवेटेड इन दियारा रीजन ऑन अ लार्ज स्केल ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ गंगा। अच्छा, बिहार में गंगा बहती है ना, पटना से लेकर हथदा, है ना, वहाँ पर हमारी बिहार में जहाँ पर बैंक्स होती है, जिसको दियारा बोलते हैं, दियारा रीजन, वहाँ पर चिल्ली सबसे ज़्यादा ग्रोन करवाई जाती है। ठीक है, अदर स्पीसीज लाइक टर्मरिक, कोरिएंडर, जिंजर, फेनल एंड गार्लिक आर ऑल्सो कल्टिवेटेड इन बिहार। तो बिहार में क्या क्या उगाई जाती है आप लोग इसको पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद आप लोग बिहार का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। इन सीजनेबल फ्रूट्स मैंगो, लीची, गुआवा, बनाना, पपाया, वाटर चेस्टनट एंड मखाना आर प्रोड्यूस्ड इन बिहार। बिहार में मखाना से लेकर वेस्टर्न चेस्टनट, पपाया, बनाना, गुआवा, सारी चीज़ें इसमें उगाई जाती है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट्स आर फेमस फॉर मैंगोज। मुजफ्फरपुर
एंड वैशाली आर फेमस फॉर लीची। तो हमारे लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा ये सब किसके फेमस है? मैंगोज के लिए। और मुजफ्फरपुर और वैशाली लीची के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है हमारी प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। कि अच्छा प्रॉब्लम्स क्या है एग्रीकल्चर में, कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है भाई साहब। क्या होती है वो प्रॉब्लम, हमको भी समझना है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात होती है कि 90% ऑफ बिहार पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। सभी को पता है कि जो जो बिहार में रहती है सिर्फ 10% जो है हमारी बिहार की भाषा में बोले तो शहर में रहते हैं। ठीक है, और लेकिन गांव में बहुत सारे पीपल रहते हैं। ठीक है, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इन बिहार इज फेसिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। सारे प्रॉब्लम्स को हम अभी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझना है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए सेशन को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और आप लोग क्लास 10 का इंग्लिश मीडियम का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो प्लीज़ से प्लीज़ कर दीजिए। हिंदी मीडियम का दे रहे हैं तो प्लीज़ नहीं करिए, इंग्लिश मीडियम का दे रहे हैं तो पक्का कर दीजिए। आपको इंग्लिश मीडियम की हर जानकारी इसमें मिलेगी। आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी जानकारियाँ इसमें आप लोग को उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तो नहीं हो रही है उपलब्ध, मैं जान रहा हूँ, लेकिन हो जाएगी जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलिए अच्छा सॉइल इरोजन एंड क्वालिटी डिग्रेडेशन। सॉइल का जो डिग्रेडेशन होता है, यानी कि बात करें सॉइल हमारी मतलब क्या बोले गिर रही है, सॉइल का मॉइस्चर गिर रहा है। और भी बात करें सॉइल इरोजन ऑकर्स ड्यू टू हैवी रेन्स एंड फ्लड। अच्छा सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चे ने आप लोग ने पढ़ा होगा। अच्छा जो इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड में दे रहे हुए या तो वो सीबीएसई बोर्ड से थे होंगे या फिर हमारी गवर्नमेंट स्कूल से होंगे, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो जो बढ़िया स्कूल्स होंगी उसमें से इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, नहीं तो फिर हमारे सीबीएसई बोर्ड स्कूल से होंगे, बिहार के बोर्ड में जो दे रहे हैं। ठीक है, चले बिहार बोर्ड की बात करें तो इसमें हम लोग को पढ़ना था हैवी रेनफॉल्स एंड फ्लड्स। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है कि जहाँ पर हैवी रेनफॉल्स होती है, फ्लड्स होती है, वहाँ पर सॉइल इरोजन होती ही होती है। ठीक है, आगे बात करें एज वेल एज ओवर द ईयर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स द सॉइल इज ऑल्सो गेटिंग डिग्रेडेड। जिसके कारण से हमारी सॉइल जो होती है वो दिन बर दिन गिरते जा रही है। ठीक है, आगे चलते तो यूज ऑफ स्टैंडर्ड सीड्स। सब स्टैंडर्ड सीड्स मतलब घटिया बीजों का प्रयोग करना। घटिया 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 पर समझते हो ना, हाँ। ड्यू टू नन यूज ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स द यील्ड पर एकर्स इज लेस एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। जिसके कारण से हमारे घटिया बीज यूज करते हैं किसान बिहार में, जिसके कारण से उसकी हर जमीन उसके स्टेट्स के मुकाबले कम होती जा रही है, यानी कि बंजर बनती जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि स्मॉल साइज ऑफ फार्म्स। हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम यही है, अरे भाई खेती कर लिए, रखना कहाँ है, मेरे पास तो फार्म ही नहीं है, तो चलो उसके भाड़ा पर लगाते हैं। तो ऐसा भी बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, साइंटिफिक फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल इन आवर स्टेट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फार्म्स। ओके, आगे चलते हैं। कंजर्वेटिज्म एमंग द फार्मर्स। क्या हो रही है यहाँ पर कंजर्वेटिज्म की बात, यहाँ पर चलो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या, जो कंजर्वेटिज्म नहीं आ गया तो नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमको क्यों बात कर रही ये समझते हैं। द फार्मर्स हेयर रियली लेस ऑन हार्ड वर्क एंड मोर ऑन कंजर्वेटिज्म। क्या होता है कि कुछ लोग हमारा शोषण करने के लिए, यानी कि बोले तो एक्सप्लोटेशन करने के लिए गाँवों में लैंड खरीदे हुए होते हैं और उन पर लेबर लगा देते हैं, जिनको बोलते हैं कि काम करो, क्या बोलते हैं, काम करो, और उसे हार्ड वर्क करवाते हैं और पैसा कम देते हैं। यह हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली चैप्टर में। ठीक है, आगे चलें तो कंजर्वेटिज्म भी यहाँ पर फार्मर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनके पास अपनी खेत नहीं है तो वो अपनी कर नहीं सकते हैं, ऐसे भी बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। इरिगेशन प्रॉब्लम की बात करें, इरिगेशन प्रॉब्लम यानी कि वाटर प्रॉब्लम, यहाँ सीधा सीधा इसका बात हो रहा है। एग्रीकल्चर हेयर इज डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। यानी कि ये इरिगेशन वाली प्रॉपर सिस्टम कहाँ मैनेज होती है, तो भाई इरिगेशन होती है सीधा रेनफॉल पर, रेनफॉल की बात होगी तभी इरिगेशन ज़्यादा होगा, है ना। उसके बाद बात करें बाढ़ फ्लड्स। हमारे बिहार जो है वो बहुत फ्लड्स मतलब आती है, उसमें जो बहुत ही
दर्दनाक है हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द रिवर्स हेयर आर फेमस फॉर डिवास्टिंग फ्लड्स। एवरी ईयर द फार्मर्स आर ट्रबल्ड बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड्स हेयर। और इसके बाद फ्लड्स के कारण हमारे फार्मर्स जो है बहुत ट्रबल्ड होते हैं, बहुत परेशान होते हैं इस कारण से, ठीक है। तो फ्लड जो है वो बहुत मेन रीज़न है फार्मर्स के लिए, ठीक है। चले आगे बात करें तो आगे हम लोग का है वाटर रिसोर्सेज की। वाटर आखिर क्या काम करती है भाई, तो वाटर रिसोर्सेज क्या है, चलिए इसको बारे में पढ़ते हैं। तो देयर इज़ रिजर्वॉयर ऑफ वाटर इन बिहार विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 सोर्सेज। हमारे बिहार में पानी 2 तरह से आती है, एक तो सरफेस वाटर से, एक ग्राउंड वाटर से। तो सरफेस वाटर में क्या क्या होती है, रिवर्स होती है, रिजर्वॉयर्स होती है, पॉन्ड्स होती है। सरफेस वाटर की बात करें तो नदी, पॉन्ड, तालाब और झील जैसे कुछ होते हैं। फिर ग्राउंड वाटर की बात करें तो कुएं हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, हैंड पंप हो गए। हैंड पंप को हम लोग चापाकल बोलते हैं अगर बिहार की लैंग्वेज में बोला जाए तो, ठीक है। आगे चले, इन बिहार मोर देन 95% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर इरिगेशन। 95% जो होती है वो हमारी वाटर रिसोर्सेज यूज करती है बिहार में, ठीक है। हेयर आर द ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेंज इज ओनली मोर 4 मंथ्स। और यहाँ पर ड्यूरेशन भी है मानसून का कि 4 महीने के बाद साला पानी ही नहीं आएगा। तो पानी नहीं आएगा तो पानी आएगा कहाँ से, तो ग्राउंड वाटर से ना आएगा। चलिए, तो 4 मंथ्स के लिए होगा। उसके बाद कैनल इज़ द मेन मीन्स ऑफ इरीगेशन इन बिहार। हेयर 40.63% ऑफ द टोटल इरीगेटेड लैंड इज इरीगेटेड बाय कैनल्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बिहार में इरिगेटेड लैंड होती है, वो इरिगेट होती है सीधा ग्राउंड वाटर से। 40% पानी खाली इरिगेशन में यूज हो जाता है। पानी नहीं लोग पीता है, लोग खाली बर्बादी करता है। क्या कहते हैं बर्बादी? नहीं जी, बर्बादी नहीं करता, इरिगेशन करता है। इरिगेशन का मतलब है खेती में लगाता है, खेती लगाता है तभी तो हम लोग को क्रॉप मिलता है। तो ज़्यादा ओवर इरिगेशन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चले आगे चलते तो कैनल्स बिफोर इंडिपेंडेंस। अच्छा, आज़ादी के पहले बिहार में कैनल्स कैसे थे, नहर कैसे थे? तो सबसे पहला कैनल है सोन कैनल। क्या है? सोन कैनल, जो एक पार्ट है इरिगेशन प्रोजेक्ट का। आप देख सकते हैं सोन कैनल को। इट इज़ द फर्स्ट मॉडर्न कैनल ऑफ बिहार। और यहाँ पर सबसे पहला मॉडर्न कैनल है सोन कैनल। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1874 ऑन देहरी डिस्ट्रिक्ट। 2 कैनल्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम इट। और यहाँ से 2 कैनल्स रिमूव हो गई और सोन कैनल बना है। उसके बाद आगे चलते हैं त्रिवेणी कैनल के बारे में बात करें। त्रिवेणी कैनल के बारे में बात करें तो ये कैनल जो है, दिस कैनल वाज कंस्ट्रक्टेड इन वेस्ट चंपारण इन 1903 नियर प्लेस called Gandak River, Triveni on Indo-China Nepal border. Its total length is 1094 किलोमीटर। त्रिवेणी कैनल जो है वो गंडक रिवर के नीचे बनी हुई है, गंडक रिवर के ऊपर बनी हुई है, इंडो नेपाल के बॉर्डर पर है। आगे चलते दिस कैनल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1880 इन गोपालगंज ब्लॉक। तो सारण कैनल भी बनी है और 1880 में बनी है गोपालगंज में, ठीक है। आगे चलते हैं कैनल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। ये कैनल्स बिफोर इंडिपेंडेंस थे, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस है, यानी कि आज़ादी के बाद कैसी थी हमारी कैनल। तो उसके बाद कोसी कैनल बना हमारा ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर, ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर नियर हनुमान नगर। 2 canals have been taken out, making dam Eastern Kosi Canal on the banks of Eastern Kosi and Western Kosi on the western banks. The length of East Kosi Canal is 44 kilometer and length of West Kosi is 115 किलोमीटर। क्या बोल रहा है कि कोसी कैनल जो है वो हमारी इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, हनुमान नगर के किनारे, जहाँ पर हमारी ईस्टर्न कोसी और वेस्टर्न कोसी कैनल है। ईस्टर्न कोसी का लेंथ है 44 किलोमीटर और वेस्टर्न कोसी का लेंथ है 115 किलोमीटर, ठीक है। आगे चले तो गंडक कैनल का भी यही बात है, तो आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारा कैनल्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग, तो ट्यूबवेल की बात करें तो ट्यूबवेल आती है इसमें। सबसे पहला क्या आती है? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल इज़ द सेकेंड मेन रीजन्स ऑफ इरिगेशन आफ्टर द कैनल, है ना। ट्यूबवेल जो है वो सेकेंड मेन मीन्स है इरिगेशन के लिए, कैनल के लिए। आगे चलते तो वेल की बात करें तो वेल हमारी आती है जो यूज्ड इन बिहार सिंस एंशियंट टाइम्स, बट नाउ इट्स प्रिवलेंस हैज़ रिड्यूस्ड। इंस्टेड ऑफ दिस pump sets are now being used. The irrigation work from wells is only 2% in बिहार, और 2% इरीगेशन में लगाई जाती है बिहार में। आगे चलिए पॉन्ड्स की बात करें तो पॉन्ड्स में ही सारी काम होती है हमारी, इरिगेशन से लेकर धोबी
सारा चीज़ वहीं होता है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को जैसे कि दिख रहा है ये ट्यूबवेल है हमारी, ये वेल है, वेल को बोलेगी कुआं, ये हमारी पॉन्ड है। तो बिहार में ये तीनों चीज़ यूज में होती है, ठीक है। चलिए आगे चले तो हमारे रिवर वैली स्कीम्स आती है, रिवर वैली स्कीम्स ऑफ बिहार, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपर्पज़ काम हुई थी जो डेवलप्ड हुई बिहार के साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद इरीगेशन, फिशरीज, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल यूज़, इंटरटेनमेंट एंड ट्रैफिक के लिए। देयर आर मैनी ऑफ दीज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। मैनी स्कीम्स आर वेयर मेड इन विच थ्री मेजर स्कीम्स आर। थ्री मेजर स्कीम्स है कौन कौन? सोन रिवर, गंडक रिवर और कोसी रिवर। उसके बाद कुछ कुछ प्रोडक्ट्स और भी बने थे बाद में, दुर्गावती, चंदन बहुआ, बागमती बरमनार रिजर्वायर प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या होता है। द प्रोजेक्ट इज़ द ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, है ना। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद द्वारा बनाया गया है 1874 में। उसके बाद इसका लेंथ कितना है? 130 किलोमीटर, है ना। सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करें तो ये ज्वाइन करती है उत्तर प्रदेश और बिहार को, जो डेवलप्ड होती है वाल्मीकि नगर को विद द कॉपरेशन ऑफ इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। चलिए उसके बाद वाल्मीकि नगर को ये ज्वाइन करती है उत्तर प्रदेश और हमारा बिहार को, और इंडिया और नेपाल को भी कॉपरेट करती है। और इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और वाटर यहाँ ही से सारे को नेपाल में जाता है, यही प्रोजेक्ट से, गंडक रिवर से, ठीक है। थ्रू दिस प्रोजेक्ट अ रिजर्वायर हैज़ बीन आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम एट अ वेरी स्लोतम। उसके बाद प्रोजेक्ट होती है, कंस्ट्रक्ट होते हैं डैम, है ना, जिससे हमारी कैनल्स निकलती है 4 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा। उसके बाद गोपालगंज, सारण, सिवान एंड बाय द फर्स्ट वेस्टर्न कैनाल। इसके 4 से 5 लाख हेक्टेयर में इरीगेट होती है सारी चीज़ें हमारी, वेस्ट चंपारण हो, ईस्ट चंपारण हो, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, सारी चीज़ बिहार में इरीगेट होना शुरू हो जाती है। आगे चले तो आगे बात करते हैं कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट की। तो कोसी जो है ये स्टार्ट हो गई थी 1955 में, और ये हमारी पानी को ब्लॉक करने का समय था, ठीक है। और ये वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बाद 1896 में ये बनना था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि डैमेज को स्टॉप किया जाए जो चेंजिंग हो रही थी हमारी रिवर डेवलपमेंट इरिगेशन के लिए। वाटर, हाइड्रो पावर जनरेशन, फिशरीज, बोटिंग एंड कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। कोसी रिवर का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इन्वायरमेंट में बहुत सारा बदलाव लाना था, ठीक है। आगे बात करें तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात होती है। जैसे कि हमने बोला कि बिहार पार्टीशन के बाद सारे फॉरेस्ट एरिया जो हैं झारखंड में चले गए थे, झारखंड स्टेट में, और कुछ इस बिहार में बच गए थे। तो 7.64% जो हमारी बिहार में अभी है। वेयर इज टोटल 6374 किलोमीटर नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी डेंस फॉरेस्ट इन ओनली 6 किलोमीटर। तो डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 6 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इन बिहार ओनली 6.87% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। अगर हम बोल सकते हैं इसको लगभग में 7%, ठीक है। वाइल अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी देयर शुड बी 33% ऑफ द लैंड, ठीक है। आगे बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बारे में यहाँ पर बात की गई है कि कंजर्वेशन कैसे करना चाहिए। हमारे यहाँ पर 14 सेंचुरी और नेशनल पार्क है बिहार में। पटना संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, बेगूसराय कवर लेक, दरभंगा कैसिवर्स प्लेस, और भी बहुत कुछ कंजर्वेशन है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। फॉरेस्ट इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारी वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद इसके कारण से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा प्रोटेक्शन करते हैं वाइल्ड लाइफ के, ठीक है। तो बिहार में वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट दिया गया है उसको, है ना। जैसे भाट, पीपल, अमला, तुलसी, ये सब जो है हमारी वर्शिप्ड है ना। वाट जिसको हम लोग पीपल, आंवला, ये सब को हम लोग को पूजा जाता है बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। इट इज़ कस्टमरी टू फीड द बर्ड्स, और बर्ड्स को भी इम्पॉर्टेंट दी गई है हमारे बिहार में, ठीक है। आगे जो बात करें तो आगे हम लोग जानेंगे कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आज हम लोग ने पढ़ा बिहार का
बिहार के बारे में कि एग्रीकल्चर कैसी होती है और क्या होती है। अगर आपको ज्योग्राफी के और भी कुछ इंपॉर्टेंट एसएसटी के चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, तो अगर मैं बता दूं नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हमारे इकोनॉमिक्स और जो सिविक्स है वो सारा सीरीज आपका एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, तो आप लोग उसको प्लीज़ कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग यहाँ ध्यान में रखिएगा, या तो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊँगा। पहले हम आपको बिहार की बारे में बात करते हैं, बिहार में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिहार में ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बारे में ही बात करना है हमको। तो हम अगली चैप्टर लेके आ रहे हैं हिस्ट्री की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है हिस्ट्री के लिए, नेशनलिज्म मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। ठीक है, ये चैप्टर को हम लोग लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना और हमारी इस ऐप को भी डाउनलोड करना ना भूलना। चलिए, तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।